प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक विद्युत सेल है। विद्युत सेल एक्चुअली आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी हमारा थोड़ा सा टॉपिक विद्युत सेल के बारे में है, जिससे कि हमारे ये दो टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है यदि हम विद्युत सेल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम विद्युत सेल पढ़ लेते हैं। आपको इसके बारे में पता ही है, छोटी क्लासों में भी आपने 10th में भी इसको पढ़ा है। एक्चुअली विद्युत सेल क्या होता है, आपने देखा है कि रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को ये बदल देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। यही विद्युत सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, अब परिवर्तित कैसे करती है वो भी आपको पता है। देखिए, इस प्रकार का एक पात्र बर्तन होता है, इस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य भरा रहता है। क्या होता है, इस बर्तन में एक विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो एक साधारण सेल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि साधारण सेल बनता कैसे है। एक कोई भी आपका पात्र हो गया और उसमें क्या हो गया, आपका विद्युत अपघट्य भर दिया, और इस विद्युत अपघट्य में धातु के दो छड़ को डुबाया रहता है। एक छड़ ये हो गई, दूसरी छड़ ये हो गई, दोनों छड़ों को इस विद्युत अपघट्य में डुबाया रहता है। ठीक है, ये जो छड़ें इसमें डुबाई इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है। अब ये जो द्रव है विद्युत अपघट्य, इसकी एक विशेषता होती है कि जब हम इनको इन प्लेटों को इस द्रव में डुबाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है, और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप एक प्लेट धनावेशित और दूसरी क्या हो जाती है, ऋणावेशित। जो धनावेशित प्लेट होती है उसको एनोड बोलते हैं। एक प्लेट पूरी की पूरी हमारी धनावेशित हो जाएगी, ये एनोड कहलाती है, और दूसरी प्लेट पूरी ऋणावेशित हो जाएगी, और ऋणावेशित जो प्लेट होगी इसको कैथोड बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास एक एनोड और एक कैथोड मतलब दो प्लेटें जो कि अलग अलग चार्ज की होती हैं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि विद्युत अपघट्य है, और विद्युत अपघट्य में हमने दो इलेक्ट्रोड डुबा दिए, और विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड में आपस में एक केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होगी, और उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण एक प्लेट धनावेशित हो जाती है और एक प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। जो प्लेट धनावेशित होती है वो एनोड कहलाती है, और जो प्लेट ऋणावेशित होती है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, सपोज हमने कोई बिजली का बल्ब जोड़ा, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण प्रज्वलित हो जाएगा, जलने लग जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे विद्युत सेल एक्चुअल में होता क्या है, बनता क्या है। ठीक है, अभी ये जो हमने चीज़ पढ़ी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको थोड़ा यदि हम और डीपली देखें तो ध्यानपूर्वक सुनिए कि क्या है। विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं। समझ गए? देखिए क्या है, देखिए आपने देखा होगा इस प्रकार से हम परिपथ में विद्युत सेल रखते हैं। ठीक है, इसका एक सिरा धनात्मक होता है, एक सिरा ऋणात्मक होता है। इसके साथ में हम क्या है, कोई भी बाह्य सर्किट मतलब एक प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित प्लेट के। ठीक है, तो इस विद्युत सेल में क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर, ठीक है, ये सेल क्या होगा, सपोज ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो इन दो बिंदुओं के बीच में क्या होता है, विभवांतर को कांस्टेंट बना के रखता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो इसका विभवांतर है उसको स्थिर बनाए रखता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थिर बनाए रखता है, और साथ में क्या करता है, आवेश को निरंतर प्रवाहित करता है। आवेश उत्पन्न नहीं करता, आवेश को क्या करता है, निरंतर मतलब लगातार फ्लो में रखता है, प्रवाहित करके रखता है, प्रवाहित करता रहता है।
ठीक है। एक प्रकार से विद्युत ये जो सेल है इसका मेन काम होता है आवेश को एनर्जी देना। ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इसने एनर्जी दी, ये पूरा राउंड मार के दोबारा से यहाँ आया और फिर यहाँ से दोबारा इसको एनर्जी मिली और दोबारा से ये राउंड मार के यहाँ आ जाता है। तो ये इसका क्या है, एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है यहाँ से बार बार इसको। तो समझ गए होंगे कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो कि क्या होगा, वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थिर बनाए रखता है और विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश का प्रवाह क्या है, निरंतर बनाए रखता है। या विद्युत धारा का प्रवाह, आवेश का मतलब क्या हो गया, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। ठीक है। तो या तो आवेश का प्रभाव या विद्युत धारा के प्रभाव को निरंतर बनाए रखता है, वो वैद्युत सेल कहलाता है। ठीक है। तो वैद्युत सेल के बारे में प्यारे बच्चों आज आप समझ गए होंगे वैद्युत सेल एक्चुअल में है क्या। अब आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मुख्यतः दो प्रकार के वैद्युत सेल होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल आपने अपनी लैब में देखे हैं, जो कि आपकी साइंस की लैब होती है, विज्ञान की लैब 10वीं में आप गए होंगे, या हमारी फिजिक्स की लैब में प्राथमिक सेल रखे रहते हैं। इसके जो उदाहरण है, लेक्लांसे सेल है, आपका डेनियल सेल है, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, और आपका जो शुष्क सेल होते हैं जो कि आपके टॉर्च में लगते हैं या आपके रिमोट में लगते हैं या आपके किसी घड़ी में लगते हैं, वो सारे शुष्क सेल प्राथमिक सेल होते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक सेल क्या है, मेनली चीज क्या है। प्राथमिक सेल आते ही दिमाग में आपको क्या याद रखना है कि यूज एंड थ्रो वाले जो सेल होते हैं, हमने यूज किया, यूज करने के पश्चात जितना उसने एनर्जी हमको देनी थी, जितने दिन वो चलना था, जैसे आप सपोज घड़ी के सेल का ही उदाहरण ले लीजिए। तो घड़ी का सेल आपने लगाया और सपोज 4 महीने, 5 महीने या 10 महीने, 1 साल तक आपकी घड़ी उससे चलती रही। उसके बाद वो क्या होता है, चार्ज नहीं कर पाते, हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेल हैं प्राथमिक सेल हैं। कहने का मतलब वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और इनका मेन चीज क्या है, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये लेक्लांसे सेल भी सेम इसी प्रकार के सेल होते हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक एनोड बन जाता है, एक कैथोड बन जाता है। और डेनियल सेल भी इसी प्रकार से होते हैं। शुष्क सेल आपने देखे ही हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। शुष्क सेल आपके क्या हैं, जो रिमोट में लगते हैं, आपके किसी भी ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें लगते हैं शुष्क सेल। तो इस प्रकार के जो सेल हैं, कहने का मतलब जो दोबारा से यूज में नहीं आ पाते, वो सारे सेल प्राथमिक सेल कहलाएंगे। द्वितीयक सेल क्या है, चार्जेबल हैं, मतलब इनको हम आवेशित कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके मोबाइल की जो बैटरी होती है, इनके जो उदाहरण हैं, सीसा संचायक सेल बोलते हैं, सीसा संचायक सेल हो गया आपका, और दूसरा क्षारीय सेल, ये इसके उदाहरण हैं। जैसे कि मोबाइल की बैटरी आप देखते हैं, मोबाइल की बैटरी में आपके क्या आता है, चार्जिंग। आजकल तो बताता भी है कि भैया आपकी बैटरी 10% चार्ज है या 0% चार्ज है या 100% चार्ज है, बताता है। ठीक है। तो जब हमारे डिस्चार्ज हो जाता है, हम उसको दोबारा से इलेक्ट्रिक स्विच में लगा के, बिजली के स्विच में लगा के उसे चार्ज कर देते हैं। जब दोबारा चार्ज हो जाती है तो हम उसका रीयूज कर देते हैं। होता है ना ऐसा। द्वितीयक सेल वही होते हैं जिनको हम लगातार चार्ज करते रह सकते हैं। ठीक है। तो क्या होते हैं वे सेल, जिसमें क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा जो है पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसी संचित रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। समझ गए। पहले आपको पता है, आपके पास बिजली का जो सॉकेट होता है उससे आप चार्जर को लगाते हैं। ठीक है। चार्जर को लगा के और चार्जर को जोड़ देते हैं सपोज मोबाइल से। ठीक है। इस प्रकार से मोबाइल से उस चार्जर को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, उस जो बैटरी है, उस बैटरी को बिजली के स्विच से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वो हमारा सेल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है। मतलब पहले ये जो बैटरी से उसको क्या मिली, विद्युत ऊर्जा, और वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, उसमें रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है।
और जब वो बैटरी फिर डिस्चार्ज होती है तो वो बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है, रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और फिर दोबारा से हमको वो चीज़ दोबारा मतलब जितनी विद्युत ऊर्जा वो कम हो जाती है तो उसको हम दोबारा से चार्ज करते। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है कि पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली, फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली, फिर कमी हुई तो फिर हमने इसको विद्युत ऊर्जा जोड़ दिया, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। मतलब कुल मिला के आप अपने मोबाइल की बैटरी से द्वितीयक सेल को अंदाजा लगा सकते हैं। क्या होते हैं वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं और फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो उसी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। ठीक है, ऐसे सेल को हम बार बार आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा, तो आशा है आपकी ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसी के साथ एक टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जब ये टॉपिक आप समझ जाएंगे आंतरिक प्रतिरोध वाला, तो आप ईएमएफ विद्युत वाहक बल और इसके साथ साथ विद्युत ये वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज मतलब सिरों के बीच वोल्टेज को भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, वो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन पहले हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपका सेल बनाया था। सेल इस प्रकार से बनाया था कि एक पात्र है, उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा है, और इस इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये, दूसरा इलेक्ट्रोड ये, और जैसे ही इलेक्ट्रोड डुबाए केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप एक प्लेट धनावेशित हो जाती है, एक प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। इनके बीच में यदि हम कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ें तो उस रेजिस्टेंस से विद्युत धारा आई प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो इतना हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि जब जो विद्युत धारा है, देखिए मैंने बताया कि इसको जोड़ा तो पॉजिटिव टू निगेटिव, धन से ऋण आवेश की तरफ एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब ये विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगी, जैसे ही नीचे इसके अंदर जाएगी तो जब यहाँ से यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस विद्युत धारा के मार्ग में जो सेल का ये जो इलेक्ट्रोलाइट है मतलब विद्युत अपघट्य है, ये सेल के मार्ग में क्या धारा के मार्ग में एक रुकावट डालेगा। ठीक है, और यही जो रुकावट डालता है यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। मतलब सेल के अंदर भी धारा के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न होती है। समझ गए होंगे। देखिए विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित हुई पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल से, तो सेल के अंदर भी विद्युत धारा जा रही होगी। इधर से इधर जैसी विद्युत धारा इसमें जाती है तो उसके मार्ग में एक रुकावट आती है। ठीक है, और ये जो रुकावट होती है यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जब किसी सेल की प्लेटों के बीच क्या है, चालक तार जोड़ा जाता है। ठीक, तो तार में धारा सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे ही हमने सेल बताया, तो सेल के अंदर तो धारा जो होती है वो धन से ऋण प्लेट की ओर, और सेल के सेल के बाहर जो सेल के बाहर धारा है वो धन से ऋण प्लेट की ओर जा रही है, जबकि सेल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब इस प्रकार प्रवाहित होगी तो जो सेल के अंदर का विद्युत अपघट्य है वो अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के मार्ग में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है, और वही बाधा सेल का विद्युत प्रतिरोध या सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने उस प्रतिरोध को कैपिटल आर से, जो मेन प्रतिरोध है उसको कैपिटल आर से अभी तक रिप्रेजेंट करा। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक है आपको पता ही है, प्रतिरोध कोई भी है उसका मात्रक ओम होता है, ओम का चिन्ह, और ओम इस प्रकार से लिखते हैं, आपको पता ही है। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। सबसे पहले जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है। ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम
पास रखें या दूर रखें, इस पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, नंबर 1 बात। ठीक है। दूसरी बात, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा वो इलेक्ट्रोलाइट पे निर्भर करता है कि ये वैद्युत अपघट्य किस प्रकृति का है। ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी ये निर्भर करेगा कि वैद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है, उसकी सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन पे भी निर्भर करता है। तो दो चीज़ों पे बहुत जरूरी निर्भर कर रहा है, एक उसकी प्रकृति क्या है वैद्युत अपघट्य की, उसकी सांद्रता कितनी है, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है। और तीसरी चीज, जो ये इलेक्ट्रोड इसमें डूबे हैं तो उसका कितना भाग इसमें डूबा है उस पर भी निर्भर करता है कि वैद्युत अपघट्य के जो घोल है, घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या है। दोबारा से एक बार देख लीजिए। पात्र है, पात्र के हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट में 2 हमने इलेक्ट्रोड रख दिए। तो जैसे कि केमिकल रिएक्शन होगी, एक प्लेट धनावेशित हो जाती है, जिसको कि आपको पता है धनावेशित प्लेट को अभी क्या बताया, एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्लेट एनोड बन जाती है, दूसरी प्लेट आपकी कैथोड बन जाती है। तो एक प्लेट धनावेशित, एक प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी। इनके बीच में जब हम किसी भी प्रतिरोध को जोड़ेंगे, कोई बल्ब जलाएंगे, तो वो आपस में वो जलने लग जाता है, मतलब उसमें वैद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जबकि सेल के अंदर जो वैद्युत धारा है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होती है, और इस वैद्युत धारा के मार्ग में सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न करता है, उसे सिंपल बहने नहीं देता। ठीक है, और वही जो बाधा उत्पन्न होती है वही आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। अब आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीजों पे डिपेंड करता है आपको बताया, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अगर हमने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटा दी, बढ़ा दी, तो सीधा उसका प्रभाव इस प्रतिरोध पे पड़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध पे पड़ेगा। इलेक्ट्रोड की प्रकृति अलग अलग होती हैं। कभी हम इसमें कैल्शियम, जब हम लेक्लांसे सेल बनाते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड का एक घोल बनाते हैं। ठीक है, जबकि डेनियल सेल बनाते हैं तो डेनियल सेल में H2SO4 रहता है, कॉपर सल्फेट रहता है। तो सबकी प्रकृति अलग अलग है, तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर यह भी निर्भर करता है। और जो ये घोल की जो घोल में हमारे ये डूबे हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो इनका कितना भाग डूबा है, कितना एरिया डूबा है, उस डूबे हुए क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमने देख लिया। अब जैसे जैसे हमारा सेल यूज होता रहता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आंतरिक प्रतिरोध फिक्स होता है। हाँ, जब नया बन के आता है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे हम सेल का यूज करते रहते हैं तो प्रतिरोध जो है उसका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये मेन चीज है। और आंतरिक प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जबकि द्वितीयक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, ये 2 चीज आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। एक तो जैसे जैसे हम सेल को यूज करते हैं इसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बदलता रहता है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, जो प्राथमिक सेल हैं इनके आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा। कल हम इसी टॉपिक को आगे इलेबोरेट करेंगे और विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में अध्ययन करेंगे। और उससे नेक्स्ट टॉपिक इन दोनों टर्मिनल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंधों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके नोट्स मैं साथ में आपको भेज रहा हूँ, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। एक बढ़िया फेयर कॉपी बनाएं जो कि परीक्षा के टाइम पे आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।